Hello friends, welcome to the Rising Star Teachers Academy. My name is Deepak Singhal and I welcome you the YouTube channel of the Rising Star Teachers Academy. कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था पॉलिटी के बारे में और मैंने आप लोगों को उसमें एक पढ़ाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की हिस्ट्री क्या है, संविधान को किस तरीके से बनाया गया, और उसी क्लास को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि संविधान को बनाने वाली सभा का नाम था संवैधानिक सभा। द असेंबली विच मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और इसका गठन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दो डेट्स आप लोगों को बहुत जरूरी है याद रखनी। डेट्स ना भी याद हो तो मेंबरशिप आप जरूर याद रखिएगा, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी। पहली मेंबरशिप ये थी जब मुस्लिम लीग की सभा में थी और उस समय सदस्यता इस सभा की 389 मेंबर्स की थी, मगर जब मुस्लिम लीग ने 14 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करी, डायरेक्ट एक्शन डे जो कि आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था, जब इसकी घोषणा की गई तब इसकी सदस्यता घटकर 299 मेंबर्स की रह गई थी, जैसे कि आप लोग मेरे साथ पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और इसी असेंबली ने भारत के संविधान को बनाया। अब इससे आगे की बात करते हैं, और आपको मैंने यह भी बताया था कि संवैधानिक सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में होती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा थे। मगर 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक जो कि बंबई में रखी गई, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। The first meeting of this assembly was held on 9th of December 1946 in New Delhi under the chairmanship of Dr. Sachinanand Sinha. But in the second meeting, which was conducted in Bombay on 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as a permanent president of this assembly. This assembly is responsible for making the Constitution of India, and this assembly took 2 years, 11 months and 18 days in order to frame the Constitution of India. इस सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लिया भारत के संविधान को बनाने के लिए। अब इससे आगे की बात करते हैं कि क्या होता है। देखिए, संवैधानिक सभा की जब आप लोग बात करेंगे तो एक चीज बहुत जरूरी है जो याद रखनी है आप लोगों को, वो ये है कि हमारे संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब ये क्यों थे, मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हु इज रिगार्डेड एंड हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन because he was the chairman of the drafting committee. प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं बेटा। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबरशिप जितनी थी, इस कमेटी में जो टोटल मेंबरशिप थी वो थी 7 मेंबर्स की, जिसमें से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और मेंबर होने के साथ साथ वो इस कमेटी के चेयरमैन भी थे। और इसी कमेटी ने भारत के संविधान का प्रारूप बनाया, ड्राफ्ट बनाया, जिस ड्राफ्ट के ऊपर आखिरी बैठक, आखिरी मीटिंग सभी सदस्यों की होती है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 was the last meeting to consider the draft of the Indian Constitution. Last meeting to consider the draft of the Indian Constitution. 26 नवंबर 1949 ये आखिरी बैठक थी संवैधानिक सभा की, जिस सभा में ड्राफ्ट के ऊपर आखिरी बार चर्चा हुई और भारत के संविधान का ड्राफ्ट सभी के द्वारा पास कर दिया गया। Everyone passed the draft of the Indian Constitution. और ये आज तक चल रहा है। क्यों? Because every article, every schedule, every part of this constitution was thoroughly discussed and voted. इस सभा में एक खास बात यह थी कि इस सभा ने हर एक आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन किया, हर एक भाग को देखा, हर एक अनुसूची पे डिस्कशन किया, और उसके बाद फैसला लिया, जो कि पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को बेटे। और इसी दिन को 26 नवंबर हर साल हम लोग इसलिए भारत में
कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं बेटा, संवैधानिक दिवस बनाया जाता है इसी दिन को, कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं हम लोग 26 नवंबर 1949 को। और मगर खास बात यह है कि सभा ने इसको पास तो कर दिया मगर फैसला नहीं लिया कि इसको लागू किया जाएगा। इट वॉज जस्ट पास्ड बट इट वॉज नॉट इंप्लीमेंटेड। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है 26 जनवरी को, अगले साल की 26 जनवरी 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंप्लीमेंटेड ओवर होल ऑफ इंडिया। इस संविधान को 26 नवंबर 1950 को इंप्लीमेंट किया गया। अब बात यह आती है कि जब इसको पास कर दिया गया था, इसको तभी इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया हम लोगों ने? 2 महीने का वेट क्यों किया? 26 नवंबर से 26 जनवरी तक का वेट क्यों किया? अब इसकी वेट की पीछे का इतिहास छुपा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। द हिस्ट्री बिहाइंड दिस वेटिंग इज देयर इन द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। The session of the Indian National Congress, which decided the fate of this constitution to be implemented on 26th November rather than 26th November, to be implemented on 26th January rather on 26th November, lies in the 1929 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, इस लाहौर सेशन को जो रखा गया वो डेट थी 19 दिसंबर की। 19 दिसंबर 1929 को ये सेशन कंडक्ट किया गया, जिस समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, मींस द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी ड्यूरिंग दैट टाइम वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और 19 दिसंबर 1929 को हम लोगों ने डिसाइड किया कि ब्रिटिशर से अब हमको कंप्लीट आजादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इसलिए ये दिन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। दे डिमांडेड द पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिमांडेड ऑन 19 दिसंबर 1929। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के किनारे हमारा तिरंगा, ट्राई कलर फ्लैग, हमारा तिरंगा फहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को फहराया। और इसी के साथ साथ यह भी कहा कि भाई 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। एंड ही सेड दैट नेक्स्ट ईयर ऑन 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर कंट्री। और इसी दिन की याद में हम लोगों ने 26 नवंबर से 26 जनवरी का वेट किया। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने इंप्लीमेंट 26 जनवरी को किया था, इसलिए पूरे भारत में रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर गणतंत्र क्या होता है? क्योंकि चाइना भी एक रिपब्लिक है, भारत भी एक रिपब्लिक है, मगर भारत डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, चाइना नहीं है। अब इन दोनों में फर्क क्या है बेटा? रिपब्लिक ऐसे देशों को कहा जाता है जहां पर जो अध्यक्ष बैठता है, जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, वो लोगों द्वारा चुना जाता है। और यही डिफरेंस है एक कंट्री के बीच में, जिसको डिक्टेटर कहते हैं, और एक कंट्री जो रिपब्लिक है। तो इंडिया 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना क्योंकि इंडिया पे राज करने वाला, इंडिया का प्रधान भारत की जनता द्वारा चुना गया था, इसलिए भारत एक रिपब्लिक है। जैसे कि आप लोगों के सामने है एक देश आज के डेट में जो कि नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया का जो हेड है वो डिक्टेटर है बेटा, रिपब्लिक नहीं है, देश की जनता ने उसको नहीं चुना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि 26 अपना जो नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया
और इसलिए इस डेट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। मगर 26 जनवरी 1950 को इसको इंप्लीमेंट किया गया, तभी इस दिन हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं बेटा, जो संविधान के लिए और भी बहुत जरूरी है। देखिए, जब 26 नवंबर 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया था, जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1950 को पास किया गया था, उस समय इस कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे। एट स्केड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स। मगर समय अनुसार यह संविधान बदलता चला गया और आज की डेट में जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे अपलोडेड है, उस डेटा के आधार पर आर्टिकल की संख्या आज की डेट में 448 है बेटा। स्केड्यूल्स बदलकर हो गए हैं 12 और पार्ट्स बदल के हो गए हैं 25। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये तब है जब कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया था और ये आज के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आप लोगों को एक चीज बहुत एक्सप्लिसिटली बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बदला। इसका मतलब क्या कि ये देखिए, संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि पर आधारित है बेटा। ये foresightedness of the constitution makers, because they knew the very fact that there can be the demand, there can be the time when you need to change the constitution according to the time. It can be the need of the hour to change the constitution. तो उन लोगों ने इस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बहुत रिजिड था, ना तो बहुत सख्त है बदलना इसको, और ना ही बहुत आसान, ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है। देखिए, आप दोनों के बीच में एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे अमेरिका का संविधान बहुत रिजिड है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। मगर ब्रिटेन का संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है, उसको बदलना बहुत आसान है। मगर भारत का संविधान ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। और यह बताता है संविधान की बदलती चेन को। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर एक चीज और घटती है 11 दिसंबर 1946 को, जो कि दूसरी बैठक थी इस सभा की, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन तो चुना ही गया, मगर साथ साथ संवैधानिक सलाहकार के रूप में B.N. राव का नाम भी सामने आता है बेटा। B.N. राव, B.N. Rao was elected as the constitutional advisor. तो ये दो नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। He was the constitutional advisor और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर known as the father of the constitution. तो ये दोनों में अंतर है बेटा, इसको समझ लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपनी कॉपीज में नोट भी कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, इस संविधान को अब बात आती है कि बनाया कैसे गया। आपने पास भी कर दिया, लागू भी कर दिया, अब ये बात है कि बनाने वाले भी हम लोगों ने पढ़ लिए, मगर बनाया कैसे गया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने इस क्लास में अब पढ़ना है। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को 3 पार्ट्स में बेटा डिवाइड करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स जनरली। इसको 30 और इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक पाई चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3, इसको 3 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया गया कि 2/3 भाग, 2/3 पार्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टली लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से इसका 2/3 भाग डायरेक्टली लिया गया और बचा हुआ 1/3 हिस्सा 10 देशों के संविधान से उठाकर बनाया गया है। इस तरीके से हम लोगों ने भारत के संविधान को लिखा है और इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बेटा।
कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम प्रियम्बल को कैसे भूल जाए, जिसको प्रस्तावना कहा जाता है। देखिए, संवैधानिक सभा में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक स्पीच, एक भाषण दिया गया था, जिस भाषण को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पीच कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संवैधानिक सभा में दी थी, और इसी स्पीच को बाद में बदलकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पीच जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, उसी स्पीच के शब्दों को लेकर हम लोगों ने भारत के प्रियम्बल को बनाया है, भारत की प्रस्तावना को लिखा है। यहां तक बात समझ में आता बेटा? और ये प्रियम्बल बहुत अहम है भारत के संविधान का, बिकॉज दिस प्रियम्बल इज कॉल्ड एज गाइड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गाइड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रस्तावना को भारत के संविधान की कुंजी का महत्व दिया गया है। अब इस प्रियम्बल को पढ़ने के बाद कोई भी इंसान समझ जाएगा कि भारत के संविधान में लिखा क्या है, इसलिए इसको गाइड कहा गया है। कम शब्दों में हम लोगों ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं इस प्रियम्बल के बारे में बात करता हूं तो बेटे, इस प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया गया 1976 में, 1976 में इसको बदलाव, इसमें कुछ बदलाव किए गए। और संविधान की भाषा में जब आप बदलाव कहते हैं तो उस बदलाव के लिए इंग्लिश जो वर्ड है वो है अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट किया गया, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में संशोधन भी कहते हैं। एक संशोधन किया गया, और इस अमेंडमेंट की जो संख्या थी वो 42 थी। 42वां संशोधन इसमें किया गया। और इस प्रियम्बल में 1976 में हम लोगों ने 3 और नए शब्द इसमें जोड़ दिए, 3 और नए शब्द इसमें जोड़े। पहला शब्द था पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, कि भारत एक सेक्युलर देश है। सेक्युलर का मतलब यह कि भारत देश का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, हमारे भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, सभी धर्मों को यहां पे इक्वल दर्जा दिया जाता है, पंथ निरपेक्ष। दूसरा शब्द जो इस संविधान में जोड़ा गया सेक्युलर के बाद, वो था इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, अखंडता। ये इंटेग्रिटी शब्द बेटे हम लोग सिविल सर्वेंट्स को बार बार पढ़ाते हैं कि भारत की इंटेग्रिटी क्या है, भारत को बांध के रखना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि बहुत से डिफरेंस में भी हमारा भारत एक खड़ा है। और ये भारत की इंटेग्रिटी है कि भारत की इंटेग्रिटी को एट एनी कॉस्ट एक पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और इसी के साथ जो तीसरा शब्द हम लोगों ने इसमें जोड़ा, पहला जो मैंने आपको लिखवाया वो सेक्युलर था, उसके साथ जो दूसरा शब्द मैंने आप लोगों को लिखवाया वो इंटेग्रिटी था, और तीसरा शब्द जो हम लोगों ने संवैधानिक सभा में जोड़ा और इस प्रियम्बल में जोड़ा वो था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, जिसको आप लोग समाजवादी कहते हैं। हालांकि हमारा भारत समाजवाद नहीं है, हमारी कंट्री सोशलिस्ट नहीं है, हमारी कंट्री रिपब्लिक है और डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहां पे देश के प्रधान को चुना जाता है। और डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि देश की जनता डिसाइड करती है कि कौन बैठेगा, और उसके लिए इलेक्शंस होते हैं। तो इस क्लास में आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इतना ही पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि संविधान का बचा हुआ 1/3 हिस्सा, मींस द रिमेनिंग 1/3 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लिया गया 10 देशों के संविधान से, तो कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से देश से हम लोग उठा के लिखते हैं, ये सब आप लोग मेरे साथ अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर एक चीज समझ में आया हो तो बेटा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे ऑनलाइन कोर्स के बारे में, इस एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप बोर्ड पे लिखे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 8130080861 है। इस नंबर से मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बच्चे ईमेल करना चाहते हैं तो deepak.delhi12@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है बेटा। deepak.delhi12
@gmail.com is my ID. अगली क्लास में आप लोग जरूर आइएगा, जरूर देखिएगा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के स्रोतों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। फिलहाल मेरी तरफ से बच्चों केवल इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।